हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मूलभूत क्लासेस में। मैं अभिजीत आप सभी के सामने एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन की सीरीज़ में आज मैं आप लोगों को 24 अगस्त 2021 का थर्ड शिफ्ट का मैथ का पेपर सॉल्व कराऊंगा। देखेंगे 25 क्वेश्चन किस टाइप के आए हैं और कैसे उनको हम लोग एग्ज़ाम में टैकल कर सकते थे। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 5, देन द वैल्यू ऑफ 4 कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें बतानी है। तो देखो यहाँ पे ये जो हमारे पास लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा देते हैं, यानी योग अंतर अनुपात का नियम लगा देते हैं, तो क्या करेंगे, एक बार हम लोग अंश और हर दोनों को जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो कॉस कॉस कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर आएगा 2 साइन थीटा और राइट साइड में होगा 5 और इसके अपॉन में 1 है, तो 5 और 1 मिलकर हो जाएगा 6। जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा और प्लस का कॉस थीटा, साइन साइन कट जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 कॉस थीटा। ठीक है, और 5 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया टेन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू हो गई 3/2। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर 4 साइन स्क्वायर है, तो 4 साइन स्क्वायर है, तो यहाँ से हम लोग अगर साइन अगर इसको हमें टेन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कॉस स्क्वायर कॉमन ले लें। अगर हम ऊपर से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं तो ये हमारा बन जाएगा 4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 3 और यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये सेक स्क्वायर थीटा है। सिमिलरली अगर हम लोग नीचे से भी कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 टेन स्क्वायर थीटा और जो हमारा सेक स्क्वायर थीटा होता है ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो कुल मिला के यहाँ भी आ जाएगा 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। इसको भी ब्रेक कर देंगे तो ये हमारे पास होगा 4 टेन स्क्वायर 3 टेन स्क्वायर यानी 7 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 अपॉन में 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो 7 इंटू टेन थीटा है 3/2 और टेन स्क्वायर हो जाएगा 9/4 प्लस 3 अपॉन 2 9/4 प्लस 4। ठीक है, तो 63 और 12 75 अपॉन 4 और ये हो जाएगा 18 और 16 34। 4 से 4 कैंसिल आउट हो तो 75/34। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है कि ए बी सी डी के बीच किसी निश्चित राशि को इस प्रकार से विभाजित करना था कि इनके भागों का अनुपात 4:12:30:45 हो जाए। हमसे कह रहा है कि अगर ए और डी के भाग के बीच का अंतर, तो यहाँ पे ए का है 4, डी का है 45, तो इनका बीच का अंतर क्या है 41 की वैल्यू हमको दे रखी है 5535। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, कुल राशि कितनी हो जाएगी, तो 4 और 12 18, 18 और 30 सॉरी 12 और 4 16, 16 और 30 46, 46 और ये 91। ठीक है, हमसे 91 की वैल्यू पूछ ली, तो यहाँ से अगर हम 91 की वैल्यू बताएं तो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 5535 अपॉन में 41 इंटू 91। ठीक है, अब इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखो 41 से पहले इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो 41 1 टाइम जाएगा 41 और यहाँ पे बचेगा हमारा 143। ठीक है, 143 तो ये 3 बार चला जाएगा, बचेगा 205 और ये 5 बार जाएगा और इधर मल्टीप्लाई करा दें तो आ जाएगा हमारे पास 5 13 और 45 हो जाएगा 58 और 13 नंबर 117 और 5 122। ठीक है, तो 12,285 ये इनका कुल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हमसे कहा गया है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का गुणांक बताओ। तो यहाँ देखो, जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे, इसका जब हम विस्तार करेंगे, तो विस्तार क्या होगा,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो देखो जब ए क्यूब करेंगे तो 125 आएगा, बी क्यूब करेंगे तो यहाँ पे एक्स की पावर 6 हो जाएगा, बेकार हो गया। फिर इसके बाद होता है 3a² बी, ठीक है, तो a² बी बस यहीं पे हमें मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3a², a² की जगह हो जाएगा 25 और b की जगह हो जाएगा x²/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो माइनस का 25, x² का कोफिशिएंट पूछा जाए तो माइनस का 25 आ गया। बाकी अगर आपको दिक्कत है तो सीधा a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा के आप लोग उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में x² से डिवाइड करेंगे। तो जब x² से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x², और 62 को उधर भेज देंगे तो 62 हो गया, ठीक है। अगर दोनों तरफ हम 2 जोड़ दें तो ये हमारा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा, और इधर हो जाएगा 64 और अंडर रूट करेंगे तो 8, ठीक है। इसके बाद क्या करें, हाँ तो ये वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा गया कि x³ प्लस 1/x³ क्या होगा। तो कई बार आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि जब हमारे पास x प्लस 1/x k हो तो x³ प्लस 1/x³ जो होता है वो हमारा हो जाता है k³ माइनस 3k, ठीक है। तो बस वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अगर हमें x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू चाहिए तो ये हमारा है k, ठीक है। इसका क्यूब 1 मिनट, तो इसका हम लोग क्यूब करेंगे तो 8 का क्यूब होता है 512 और माइनस का 3k यानी कि 24, तो ये हो जाएगा 488, ठीक है, 488, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, एक तालिका दी है, किसी शहर के विद्यालयों में नियुक्त प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की संख्या का जिलावार आंकड़ा दर्शाया गया है। तालिका का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें, ठीक है। हमसे कहा गया पूर्व, उत्तर और पश्चिम जिलों में एक साथ मिलाकर पुरुष शिक्षक, तो पुरुष ये रहे, पूर्व, उत्तर और पश्चिम में एक साथ मिलाकर पुरुष, तो देखो 5 इनको ऐड कर लें, 5 और 7 5 12 8 20 और 16 10 26 26 और 12 38 2 40, 4005 पुरुष शिक्षकों की संख्या, और पूर्व और दक्षिण जिलों में एक साथ मिलाकर महिला, तो पूर्व और दक्षिण, पूर्व ये रहा, दक्षिण ये रहा, ठीक है। तो 7 8 15 1 16, ठीक है, और 23 और 1 24 34, ठीक है। तो 3460 क्या पूछा गया है, अंतर इनके बीच का। तो देखो इन दोनों को माइनस कर दे तो 5 और 10 में से 6 गए 4 और इधर 39 में से 545, इनके बीच का अंतर 545 हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी घन का, देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a², जहाँ पे a क्या है उसकी भुजा है, ये 13.5 है। तो यहाँ से हम अगर a² निकालें तो ये हम लिख सकते हैं कि 13.5 और पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ 60 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट था, पॉइंट हटाया तो यहाँ पे 60 हो गया, सॉरी। अब इसको कट करें तो 15 9 135, 15 चौके 60, 9/4, तो a की वैल्यू हो गई 3/2, ठीक है। a की वैल्यू 3/2, इसको हम लोग 1.5 भी कह सकते हैं। अब हमसे कहा गया कि इसके विकर्ण की लंबाई, तो घन का विकर्ण क्या होता है a√3, ठीक है। विकर्ण जो होता है a√3 होता है, a की वैल्यू 1.5 और √3, ठीक है, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, a b और c 3 पाइप, ठीक है, एक पाइप a है, b है और c है, तीनों मिल के किसी टंकी को 4 घंटे में भरते हैं। हमसे कहा गया कि इनकी जो इफ़िशियंसी है उसका अनुपात दे रखा है। सी बी की तुलना में 1 सही 1/2 यानी कि 3/2 गुना तेज है, और बी ए की तुलना में 3 गुना। अगर ए की इफ़िशियंसी 1 है तो बी की है 3, और इसकी 1.5 गुना है, सी की 1.5 गुना ज़्यादा है, यानी 2 से 3। तो थोड़ी देर के लिए इसको हम लोग 2 मानते हैं, ये 3 गुना 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9, ठीक है, हो गया। अब हमसे क्या कहा गया है कि ए द्वारा टंकी बने। देखो जब तीनों मिल जाते हैं यानी 2 6 8 और 9 17 इफ़िशियंसी 4 घंटे में भरती है। तो हमसे पूछा ए यानी कि 2 इफ़िशियंसी कितने घंटे में भरेगी, तो ये हो जाएगा 4 × 17/2 यानी कि 34 घंटे में। ए अकेले 34 घंटे में टंकी को भर पाएगा। नेक्स्ट, हमसे कहा गया कि एक हमारा त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज हो गया A B C,
और BC पर बिंदु D इस प्रकार है, सॉरी ABC, BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि BD जो है वो 5 है, AD 13 है, ये रहा AD, ये आपका 13 हो गया, और AC 37 है, AC 37 है, ठीक है। DC की लंबाई पूछी है, DC यानी कि ये ऊपर वाली लंबाई हमसे पूछी गई है। चलो देखते हैं। देखो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें हाइपोटेनस इस ट्रायंगल में पता है और परपेंडिकुलर पता है, तो बेस कितना हो जाएगा 13 12 15, ठीक है, 13 12 5, इनका चलता है ट्रिपलेट। अब देखो ये 37 है और ये 12 है, तो 37 का स्क्वायर होता है 7 7 49 और 7 या 21 दूना 42, 4 46 और 3 3 9 4 13, ये हो गया। और 12 का स्क्वायर होता है 144, माइनस कर दे तो 2 5 और 12, ठीक है, 12 25, ठीक है, 12 25 किसका अंडर रूट होता है 35 का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब बड़े वाले ट्रायंगल में लगा रहे हैं, ये 37 है और ये हमारा 12 था, तो ये पूरी आ गई 35, ठीक है। 35 में से नीचे ये जो BD थी वो तो 5 थी, तो ऊपर कितनी बची 30 में से 35 में से 5 निकाल दो 30, तो जो हमारी DC है वो 30 आ गई। नेक्स्ट, कोई दुकानदार हानि पर 455 रुपये में कोई चीज़ बेचता है, यानी कि उसका CP क्या होगा, उसका CP होगा 455 प्लस जो भी उसने लॉस किया हानि, ठीक है, CP यही होगा। दूसरा कह रहा है कि यदि वह इस वस्तु को 490 रुपये में बेचता तो उसे हुई हानि के 4 गुना धनराशि के बराबर लाभ होता। तो यहाँ से अगर हम CP देखें, अब लाभ के केस में क्या होता है, CP क्या होता है, तो SP माइनस प्रॉफिट, ठीक है। तो 490 और प्रॉफिट कितना हुआ है 4 गुना, जितना लॉस हुआ था उसका 4 गुना, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को बराबर कर दें, तो यानी कि 455 प्लस L बराबर 490 माइनस का 4L, दोनों ही CP थे इसलिए इनको बराबर किया। तो यहाँ से हो जाएगा 5L बराबर 35, ठीक है, तो L बराबर 7, ठीक है। अब हमसे क्या कहा गया है, तो हम यहाँ से CP पता करें। CP जो होगा वो हमारा 455 प्लस 7 कर दे, यानी 462 हो गया। कह रहा है कि इसको 25% के लाभ पर बेचना चाहता है, ठीक है। 25% मतलब 1/4, कोई चीज़ 4 की थी तो उसको 5 की बेचना चाहता है। तो यहाँ से 4 की वैल्यू है 462, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 की वैल्यू हो जाएगी 462/4 इंटू 5, 4 से सुकट करें 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 5 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 पचे 25, 15 पचे 75, 270 और 5 एकम 5, ठीक है, 577.5 रुपीज, ऑप्शन 4। समझ गए होंगे। हमसे कहा गया था कि कोई दुकानदार है 455 रुपये में किसी हानि पर कोई वस्तु बेचता है, ठीक है। तो SP क्या होता है हानि के केस में, SP बराबर CP और माइनस लॉस, तभी तो हानि होती है। तो यहाँ से अगर हम CP देखें तो वो क्या हो जाएगा SP प्लस लॉस। SP हमको दे रखा था 455, तो लॉस हमने L अपनी तरफ से मान लिया। सेकंड केस क्या है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है, जब प्रॉफिट होता है तो SP क्या होता है CP और प्लस प्रॉफिट यहाँ कितना हो रहा था, तो 4, मतलब जितनी हानि होती है उसका 4 गुना, यानी 4L के बराबर। तो यहाँ से हमने CP निकाला तो SP माइनस 4L कर दिया, और दोनों ही एक ही वस्तु के CP, इसलिए दोनों CP बराबर किए। तो यहाँ पे हमारे पास L की वैल्यू आ गई, L की वैल्यू यहाँ पे रख दो या यहाँ पे रख दो तो हमारा CP पता चल जाएगा। और जब हमें CP पता चल गया तो हमसे कह रहा है कि इसको 25% प्रॉफिट पे बेचना है, तो हमने नया SP 25% प्रॉफिट वाला निकाल लिया। नेक्स्ट, 9 अंकों की कोई संख्या है, ठीक है, और ये 72 से विभाज्य, 72 मतलब 8 इंटू 9, ठीक है, ये 8 से भी विभाज्य और 9 से विभाज्य। अगर कोई संख्या 8 से विभाज्य होती है तो उसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होते हैं। तो यहाँ 38 और y, इसको अगर 8 से काटे तो 8 से 32, 6 बचेगा, 8 8 64, यानी y की जगह तो होना चाहिए 4, y की जगह होना चाहिए 4। अब इसके बाद y की जगह 4 हो गया। अब 9 के लिए क्या होता है, 9 के लिए संख्या के सभी अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो संख्या के सभी अंकों का योग करते हैं, तो 7 6 13, 13 और 9 22, 22 8 30, 30 और 1 31, 31 और 3 31 और 11 42, 42 और 4 46, 46 हो गया है, ठीक है, 46 हो गया है। एक बार फिर से देख लें, 7 6 13, 13 और 9 22, 22 8 30, 30 और 4 34, 34 34 और
12, 46, ठीक है 46 हो गया है। इसको 9 से डिविजिबल करना है तो 46 के आसपास कौन सी संख्या है, तो वो है 54, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हो जाएगी 8। 46 को 54 बनाने के लिए 8 से डिविजिबल मतलब 8 जोड़ना पड़ेगा, तो x की वैल्यू है 8। अब हमसे क्या कहा गया है कि √4x, 4x का मतलब 8 चौके 32 और प्लस का 4, 32 4 36, 36 का अंडर रूट निकालेंगे तो 6, ठीक है इसकी वैल्यू बतानी थी, 6 आ गई। नेक्स्ट, ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो 3/4 माइनस यहाँ पे देखो 1/4 है और फिर डिवाइड करना है किससे, 1/4 ऑफ 2/5, यानी पहले इन दोनों को सॉल्व करना उसके बाद फिर डिवाइड करना है। तो यहाँ देखो डिवाइड जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं और पीछे वाली जो फ्रैक्शन होती है उसको पलट देते हैं। तो 1/4 ऑफ 2/5 का मतलब क्या है, इसका मतलब है 2/20, ठीक है तो इसको हम लोग लिख देंगे 20/2 और फिर डिवाइड लगा है इस पूरे ब्रैकेट में, यानी इस पूरे के नीचे डिवाइड आएगा 3/4 डिवाइड बाई, ठीक है 3/4। फिर देखो भाई ऑफ वाला केस है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे और इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 दूना 6/15, 6/15 होगा, लेकिन हम पलट के लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 15/6, ठीक है 15/6। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 पंचे 20 और यहाँ से 3 दूना 6, तो ये हमारा हो गया 4 एलसीएम हो गया, तो 3 - 10 यानी माइनस का 7 और बटे नीचे हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 15, ठीक है 4 से 8 कटा 2 बार, तो ये हो जाएगा माइनस का 14/15, माइनस का 14/15 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, सभी 5 विषयों में, ये भी हमसे एक डाटा दे रखा है 6 छात्रों ABCDF द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का परसेंटेज दे रखा है, ठीक है इसको नंबर मत समझना, ये परसेंटेज मतलब अगर अंग्रेजी में टोटल जो पेपर था 50 नंबर का था तो उसमें 70% A मिला, B को 84% नंबर मिले, C को 66%, ठीक है इस तरह से है। तो सभी 5 विषयों में E द्वारा प्राप्त अंक, E कहाँ है, ये रहा, ठीक है तो E को अंग्रेजी में 50 में से 54% मिले, ठीक है 50 का 54% क्या हो जाएगा, तो 5 चौके 20 और 5 25 2 27, ये इसको इंग्लिश में मिले। फिर इसके बाद मैथ में 64% मिले 150 का, ठीक है तो 15 चौके 60, 15 छक्के 90 और 1 मिनट 15 चौके 60, 15 छक्के 90 6 96, ठीक है मैथ में उसको 96 नंबर मिले। फिर साइंस की बारी आती है तो साइंस में 80 में से उसको 55% मिले, यानी कि 44 नंबर। फिर इसके बाद हिंदी की बारी आती तो 75 में से उसको 72% मिले हैं, ठीक है 75 मतलब 3/4, 3/4 18, 18 54। इसके बाद बात करता है कि सामान्य अध्ययन में यानी सोशल स्टडीज़ में उसको 85% मिले 100 में से, यानी कि 85 नंबर। अब इन सबको जोड़ दो तो 7 6 13, 13 13 और 8 21 और 5 26, फिर 9 2 11, 11 और 4 15, 5 20, 20 10 30, 306 नंबर इसको टोटल मिले हैं ई को। नेक्स्ट, एक कोई ओ केंद्र वाला वृत्त है, तो ये बड़ा सा वृत्त बनाते हैं प्यारा सा, इसका केंद्र ओ है और ए बी सी डी किसी वृत्त पे बिंदु हैं, तो ये रहा ए, बी हमने सी बना लिया और हमने डी बना लिया, ठीक है। बी डी वृत्त का व्यास है तो बी और डी वृत्त का व्यास हो गया। यदि बी ए सी मतलब ये, इसको ऐसे मिला देते हैं, बी ए सी ये वाला जो कोण है ये 22 है, तो हमसे कहा है सी ओ डी इस कोण की वैल्यू बतानी है, ठीक है ये वाला एंगल बताना है। चलो अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको भी मिला लेते, जब इसको मिला लेंगे तो ये पूरा एक जो एंगल DAB बनेगा, यानी ये जो पूरा एंगल बनेगा ये सेमी सर्कल में बना एंगल हो गया, यानी अर्धवृत्त में बना कोण है और अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश होता है, जिसमें से 22 तो उधर है तो बचा हुआ 68 इधर होगा, ठीक है बचा हुआ 68 इधर होगा। अब ध्यान से देखें, हमने ये भी पढ़ रखा है कि अगर कोई चाप है, एक कोण वो परिध पे बना रहा है और एक कोण केंद्र पे बना रहा है, जो केंद्र वाला कोण होता है इस परिध वाले कोण का 2 गुना होता है। तो ये देखो 68 है, CD चाप के द्वारा ये कोण बन रहा है ये, और CD चाप के द्वारा ये कोण भी बन रहा है। अगर वो 68 है तो ये इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी 8 दूना 16, 6 दूना 12, 13, 136, ये कोण 136 हो गया। नेक्स्ट, फिर से एक त्रिभुज आ गया
तो ए बी सी एक त्रिभुज है जो बी पे समकोण है और बी डी लंब है ए सी पर, ठीक है। बी डी जो है वो ए सी पे लंब है, ठीक है। यदि ए सी 9 है यानी पूरी लंबाई जो है वो 9 है, सी डी 3 है, सी डी यानी कि ये वाली ये 3 है, तो ए बी की माप क्या होगी, ए बी बताना है हमें, ठीक है। तो ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन और ज्योमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आप सभी को पता होना चाहिए। हर वीडियो में लगभग हर पेपर में ही लगभग इसका क्वेश्चन दिया गया है, तो हर वीडियो में ये कॉन्सेप्ट बार बार आपको बताया जा रहा है, तो आपको एकदम रट जाना चाहिए। तो जब हमारा कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है, 1 मिनट, तो जब हमारा कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, और बी से हम ए सी पर एक लंब बी डी डाल देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कई सारे केस बन के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कुल मिला के तीन राइट एंगल ट्रायंगल दिखते हैं जो एक दूसरे के सिमेट्रिकल होते हैं। एक तो ए बी सी है ही है, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा हमारा बी डी ए, और एक ये बनेगा बी डी और सी, ठीक है। ये तीनों हैं, तीनों राइट एंगल ट्रायंगल और एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। तो जब सिमिलर होते हैं तो यहाँ से कई सारे केस बन के आते हैं। जैसे पहला केस हमारा है कि ए बी इंटू बी सी बराबर ए सी इंटू बी डी, ठीक है। ए बी इंटू बी सी बराबर बी डी इंटू ए सी, एक केस ये है। दूसरा क्या है, बी डी स्क्वायर बराबर सी डी इंटू ए डी, ठीक है। बी डी स्क्वायर बराबर सी डी इंटू ए डी, ठीक है। जब इन दोनों को हम लोग सिमिलर प्रूव कर देते हैं तब ये हमारे पास निकल के आता है, ठीक है। बी डी स्क्वायर बराबर सी डी इंटू ए डी। अगला तीसरा होता है, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा बी सी स्क्वायर होगा ये सी डी इंटू ए सी के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली अब अगर हम यहाँ से देखें, बी सी स्क्वायर हमारा ये हो गया, इसके बाद जो हमारा ए सी स्क्वायर होगा, ए सी स्क्वायर हमारा सॉरी एक केस हम यहाँ से और निकाल सकते हैं अगर क्वेश्चन उस पर बनता है, तो वो ये हो सकता है कि ए डी अपॉन में सी डी बराबर ए बी स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर, ठीक है। एक और केस निकाल सकते हैं कि ए बी स्क्वायर बराबर सी डी इंटू ए सी। अगला ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी, ठीक है। तो बहुत सारे केस यहाँ से बनते हैं और इन पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बी सी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बी सी स्क्वायर बराबर सी डी इंटू ए सी, ठीक है। तो सी डी हमारा है 3 और ए सी हमारा है 9, बी सी स्क्वायर। तो यहाँ से बी सी जो होगा वो आ जाएगा 3√3, ठीक है। बी सी ये आ गया। अब देखो हमें बी सी पता हो गया 3√3, हमसे ए बी पूछा गया है, तो हम कह सकते हैं कि जो ए बी स्क्वायर होगा वो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर के बराबर होगा। ए सी स्क्वायर यानी कि 9 में 81 और बी सी स्क्वायर मतलब 27। जब ये माइनस हो गया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 54 ए बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग ए बी फाइंड आउट कर लेंगे। 54 9 6 के 54 तो 3√6, 3√6। नेक्स्ट, हाँ, तो अब ये क्वेश्चन है कि 5 वर्ष में किसी कंपनी के निश्चित उत्पाद का उत्पादन और बिक्री आपको दिया गया है, ठीक है। और अध्ययन करो, जवाब दें। क्या पूछा गया है कि किस वर्ष
या किन वर्षों में उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 10% से अधिक की वृद्धि हुई है। ठीक है, 10% मतलब 10 से चीज़ 11 हो गई है। तो यहाँ देखो, अगर इसको हम 10 माने तो इसका 11 क्या होगा, 11 पचे 55, 11 और 12 132, 132 और 5 137। हाँ, तो ये लगभग यहाँ पे 2016 में लगभग 11% से अधिक हुआ है। फिर इसके बाद अगर यहाँ अगर इसको हम 10 माने और तो इसका 11 को क्या होगा, तो 14 एकम 14, 14 एकम 14, 15, ये नहीं है। इसको अगर 10 माने इसका 11 क्या होगा, तो 11 पचे 55 और 11 चौके 44 और 5 49, और ये भी नहीं है, और यहाँ पे करें तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो केवल 2016 ऐसा ईयर है जहाँ पे उत्पादन जो है वो पिछले वर्ष की तुलना में 10% से ज़्यादा बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट, सेक 31 की वैल्यू हमको दे रखी है और ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखो जो हमारा साइन स्क्वायर 59 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये कॉस स्क्वायर 31 हो सकता है, प्लस सेक स्क्वायर 31, तो ये कॉस स्क्वायर 31 है ही, माइनस सेक स्क्वायर 59 और कॉसेक स्क्वायर 59, वो साइन स्क्वायर 59 और कॉसेक स्क्वायर 59, तो ये कुल मिला के 1 हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे, 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमें जो वैल्यू बतानी है वो 2 कॉस स्क्वायर 31 माइनस 1। ठीक है, तो 2 कॉस 31 की वैल्यू क्या होगी, सेक 31 एक्स है तो कॉस 31 1/x हो जाएगा, और इसका 1/x स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, 1 से 50 तक की उन संख्याओं का औसत ज्ञात करो जो 2 से या 5 की गुणज है। 2 या 5 की गुणज, तो देखो 2 की गुणज कौन कौन सी होंगी, 2 4 6 8 10, इसके बाद 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 40 42 44 46 48 और 50। ठीक है, ये 2 की गुणज है। अब इनमें कुछ संख्याएं हैं जो 5 की भी गुणज है, वो कौन सी हैं, तो वो संख्याएं जो 5 की गुणज है वो एक तो ये वाली हो गई 10, फिर ये तुम्हारी 20 30 40 50, लेकिन अभी 5 की गुणज कुछ बच गई हैं। कौन कौन सी, एक तो 5 बच गई, 15 बच गई, 25 बच गई, 35 45। ठीक है, इतनी बच गई हैं। तो देखो अब टोटल हमारे पास कितनी हो गई, तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 और 3 24, 24 और 6 30, टोटल हमारे पास 30 संख्याएं हो गई हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास 30 संख्याएं हो गई हैं। टोटल हमारे पास 30 संख्याएं हो गई। अब इनको सबको हम जोड़ लेंगे, तो 2 से लेकर 50 तक का योग क्या होगा, सम संख्याओं का योग क्या होता है, n n+1 2n+1/6, जोड़ के निकाल लेंगे। ठीक है, तो 50 और 2 52, 52 का आधा 26, 26 × 24। ठीक है, सर ये 25 है, तो 25 के 150, 25 दूना 50 10 60। ठीक है, और ये हमारी 5 15, ये कितने, ये हो गया 20 और 60 80 80 और 45, 8 4 12 125। ठीक है, तो 725 बटे 30। ठीक है, अब 30 से डिवाइड कर लें, तो 3 दूना 6, 125 लगभग, तो 3 चौके 12, सॉरी 30 दूना 60 12, 1 मिनट, तो 4 6 6 12 12 20, सॉरी यहाँ पे 38 छूट गया हमारा ना, 38, इसको 38 को और यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तीन 2 5 और 1 6,
हाँ, तो ये तुम्हारा 25.8, ठीक है, 25.8 अब आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, कोई दुकानदार किसी वस्तु की कीमत इस प्रकार से अंकित करता है कि x% छूट देने के बाद उसको 20% का लाभ होता है यदि वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, ठीक है, उसका हमें CP दे रखा है, CP जो है वो 920 है और जो उसका MP है वो 1472 है। तो हमसे पूछा गया है कि कितने % की छूट दी है, यानी x की वैल्यू बताओ। देखो लाभ कितना हमारा 20%, 20% मतलब 1/, कोई चीज़ 5 की थी तो उसको 6 की बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इसका 20% क्या होगा, तो 2 दूना 4, 9 दूना 18, 8 2 10 9 10, ठीक है। 1104 में वस्तु बेची जा रही है, 1472 लिखे थे, 1104 में बेची जा रही है, यानी कितने रुपए का डिस्काउंट दिया गया, तो 368 का, 368 का दिया है 1472 से, 00 लग जाएंगे। तो इसको कट करते हैं हम लोग 8 से, 8 चौके 32, 32 4 36, 8 छंग 48, और इसको अगर हम 8 से कट करें तो 8 1 कम 8, 6, 8 8 64, 64 और 3, 8 चौके 32, ठीक है। 46 × 4, ये लगभग इसका 4 गुना, और इससे काट देंगे तो 25, ठीक है। तो 25%, x की जो वैल्यू है वो 25 है, ठीक है, 25। नेक्स्ट, स्थिर जल में किसी मोटर बोट की चाल, यानी बोट की जो चाल है वो हमको 20 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। कह रहा है कि धारा की दिशा में 150 किलोमीटर गए, धारा की चाल हमको नहीं पता है, ठीक है। x मान ली हमने धारा की चाल, तो धारा की दिशा में हम लोग 150 गए, यानी कि चाल क्या हो जाएगी धारा की दिशा में, तो 20 + x हो जाएगी। और धारा की विपरीत दिशा में हम वापस आए हैं तो कुल हमको 16 घंटे लगे हैं, ठीक है। शुरुआती बिंदु पर वापस आए तो हमें कुल 16 घंटे लगे हैं। तो नदी के प्रवाह की चाल, यानी कि भाई नदी की चाल बतानी है। तो यहाँ से अगर हम 150 कॉमन ले लें तो ऊपर हमारे पास आएगा 20 - x + 20 + x, यानी 40 बटे 20 + x और 20 - x बराबर 16, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, छोटा करके लिखते हैं पहले, इरेज ऑल। देखो धारा की चाल हमको पता है, बोट की चाल पता है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल नहीं पता, उसको हमने x मान लिया। हमसे कह रहा है कि 150 किलोमीटर हम धारा की दिशा में गए, तो धारा की दिशा में चाल 20 + x हो जाएगी, और 150 मीटर धारा की विपरीत दिशा में वापस आए तो हमको कुल 16 घंटे लगे, ठीक है। 15 कॉमन लिया था, 150 कॉमन लिया था तो ऊपर 40 आ गया था, ये 16 नीचे भेज देंगे, और यहाँ पे जो हमारा एलसीएम होगा 20 + x, 20 - x, ये हम लोग ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। 16 से इसको कट करें, 8 × 5 = 40, 8 दूना 16 और 2 से इसको काटा 75, तो 75 × 5, ठीक है। तो इसको हम लोग 15 × 25 लिख दें, 25 थी यहाँ 75, उसको 15 × 25 लिख दिया, और इधर हो गया 20 + x और 20 - x, ठीक है। तो यहाँ देखो 20 + x और 20 - x, x की वैल्यू 5 हो गई, x की वैल्यू 5 हो गई, 5 जोड़ा तो 20 में 5 जोड़ा तो 25 हो गया, 20 में 5 गिराया तो 15 हो गया, x की वैल्यू 5 हो गई, खत्म। नेक्स्ट, sin थीटा + sec थीटा का स्क्वायर + cos थीटा + cosec थीटा का स्क्वायर अपॉन में 1 + sin थीटा × cosec थीटा का स्क्वायर, इसकी वैल्यू बताओ जहाँ थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच में है, ठीक है। तो देखो थीटा हमें क्लियर नहीं है तो हम अपनी तरफ से यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि कोई रिजल्ट थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो थीटा को कुछ भी मान लो, 0 से 90 के बीच में, 30 मान लो, 45 मान लो, ठीक है, जो मानना हो वो मान लो। तो हम 45 मानेंगे, थीटा की वैल्यू 45 ले लें। तो जब 45 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/√2 + 1/√2, सॉरी +√2 का स्क्वायर प्लस cos 1/√2 + √2 का स्क्वायर अपॉन 1 + √2 × √2 का स्क्वायर। कुल मिला के इसको सॉल्व कर लें तो ये हमारा हो जाएगा √2, 2 और 1 3, 3 बटे √2, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/2, सेम इधर भी 9/2 अपॉन में √2, 2 हो गया, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 18/2, यानी कि 9 9 9 1, खत्म। नेक्स्ट,
ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 20% की दर से 12,000 रुपये की राशि पर 18 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर। देखो ब्याज की गणना दो प्रकार की जाती है, एक तो वार्षिक और दूसरा अर्धवार्षिक। ठीक है, तो दोनों ही केस में 12,000 रुपये पर डिफरेंस क्या आएगा ये बताना है। तो देखो जब 18 महीने की बात करिए, 18 महीने मतलब 1.5 साल ना, एक सही मतलब 1.5 साल। तो जब वार्षिक ब्याज मिलेगा तो पहले साल तो 20% मिलेगा, दूसरे साल भी 20 मिलेगा और 20 का 20% यानी 4, लेकिन दूसरे साल पूरा नहीं जाना, आधा ही तो लेना है। तो ये हमारा हो गया 20 और 20 और 24, 24 का आधा 12, यानी यहाँ से हमें जो वार्षिक जो ब्याज मिलेगा वो तो मिलेगा, ये हमने वार्षिक निकाला है 32%। लेकिन अर्धवार्षिक की अगर बात करें तो ब्याज की दर अगर 20% वार्षिक है तो अर्धवार्षिक क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तिमाही कहता तो 1/4 कर देते। ठीक है, तो अर्धवार्षिक यानी इसका आधा कर देंगे 10% हो जाएगा। अब 1.5 साल में कितनी अर्धवार्षिक होंगी तो 3, यानी पहली बार हमको 10% मिलेगा, दूसरी बार 10% मिलेगा, तीसरी बार 10%, लेकिन दूसरी बार इस 10 का भी 10% मिलेगा, तीसरी बार इन दोनों 10 का 10% मिलेगा और इस एक का भी 10% यानी 0.1, यानी टोटल कितना मिलेगा 33.1। ठीक है, 33.1 मिलेगा। यहाँ 32 मिल रहा था, यहाँ 33.1, कितना ज़्यादा मिला 1.1%। किसका, 1200 का, 12,000 का। ठीक है, तो 12,000 का 1.1% हम लोग निकाल देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 132। ठीक है, 132। नेक्स्ट दिया गया है ये और बताना है वो। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, x की घात 8 है, यहाँ 4 है। ठीक है, तो x की घात 4 से हम लोग पूरे में डिवाइड करेंगे। तो जब x की घात 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 और बराबर में 34 हो जाएगा, क्योंकि 34 के साथ में जो x की घात 4 है वो तो खत्म हो जाएगा, 34 को उठाकर हम लोग फेंक देंगे उधर। ठीक है, अब क्या करें, दोनों तरफ 2 2 जोड़ दें। तो जब 2 2 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x² प्लस 1/x² और उधर 36, 36 का अंडर रूट निकालेंगे तो 6। ठीक है, फिर क्या करें, फिर 2 2 घटा दें। तो जब 2 2 घटाएंगे तो ये हमारा x माइनस 1/x हो जाएगा, और जब x माइनस 1/x हो जाएगा और उधर हो जाएगा 6 में से 2 गए 4, 4 का अंडर रूट करेंगे तो 2, x माइनस 1/x हमारा 2 आ गया। अब ध्यान से, अगर x माइनस 1/x हमारा k हो तो x³ माइनस 1/x³ जो होता है वो हमारा होता है k³ प्लस 3k। ठीक है, तो यहाँ पे देखो k की वैल्यू क्या है, 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू k³ यानी 8 और प्लस का 3k यानी 3 दूना 6, 8 6 14। नेक्स्ट कह रहा है कि हाँ, ये तो भाई पीछे वाला क्वेश्चन है, परसेंटेज में नंबर दे रखे हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि विज्ञान में CDF के छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंक, विज्ञान में CDF, तो C विज्ञान कहाँ गया, ये C D और F। ठीक है, के छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंक, देखो 85, 75 और 65, कुल मिला के 80 का ही तो ये निकल रहा था। हम इन सब परसेंटेज को जोड़ के 80 का इकट्ठा निकाल देंगे। तो 5 5 10 5 15 और 8 8 16 16 6 22, 225% किसका, 80 का बटे 100 है ना। तो 225 दूना 450, 450 चौके 3600, 3600, 3600 यानी 360, 360 लगभग आ गए। 8 पंचे 40, 8 दूना 16, 16 4 20 और 8 दूना 8 पंचे 40, 8 दूना 16 4 20, 8 दूना 16 और 2 18। अब सही है। एक 180 आ गया ये। ठीक है, 180। अब क्या कहा गया है कि कुल अंक विज्ञान, हिंदी और सामाजिक अध्ययन में बी द्वारा प्राप्त। तो देखो बी ने विज्ञान में कितने पाए हैं, 75%, 80 का, तो 80 का 75%, 75 मतलब होता है 3/4, 20 3 60। विज्ञान में पाए इसने 60 नंबर साइंस में, और हिंदी निकालना है, फिर SST निकालना है। तो SST में कितने पाए बी ने पाए 49, 100 में से 49, और हिंदी में 75 में से 68%, 17 3 51, तो 9 और 1 10, 6 4 10 5 15 1 16, 160 नंबर।
अब वो वाले 160 से कितना ज़्यादा है, तो 20 ज़्यादा है। 160 से इंटू 100 कट कर लें। 16 कम 16 4, 16 दूना 32, 16 पंचे 80, ठीक है। 12.5% ज़्यादा है, 12.5% ज़्यादा है। नेक्स्ट, ओ केंद्र वाले वृत्त में, तो ये रहा वृत्त जिसका केंद्र है ओ। व्यास AB को वृत्त के बाहर स्थित बिंदु P तक निर्मित किया गया है। अरे वाह, तो व्यास AB है, बाहर बिंदु P तक निर्मित किया जाएगा। AB जाएगा P तक, और PT उस बिंदु से बिंदु C पर, यहाँ कोई बिंदु C है और हमने स्पर्श रेखा खींची है यहाँ पे, तो ये आई है PT, ठीक है। ये बिंदु C है, ठीक है, ये बिंदु C है, ठीक है। तो BPT यानी ये वाला जो कोण है ये हमारा है 28, तो हमसे कहा है कि BCP, तो भैया ये वाला कोण बताना है, BCP वाला। चलो कोई बात नहीं, बता देंगे, हम बहुत टैलेंटेड हैं। देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिलाएंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि किसी भी वृत्त के केंद्र से उसकी स्पर्श रेखा पर को जो मिलाती है रेखा, वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है, यानी ये कोण 90 होता है, ठीक है। तो ये पूरा कोण हो गया 90, ये पूरा कोण हो गया 90। अगर हम बड़े वाले त्रिभुज को देखें, ये 90 है, ये 28 है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 62। हाँ, ये 62 हो गया। अब देखो ये 62 है, ये 62 है, और अगर हम छोटे वाले त्रिभुज को देखें, छोटा वाला त्रिभुज कौन सा, ये छुटकू सा, ये प्यारा सा, ये वाला POB वाला, ये वाला। यहाँ पे अगर देखें OC और OB तो त्रिज्याएं हैं, यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, ठीक है। ये 62 है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, बचा हुआ हो जाएगा, बचे हुए कोण हो जाएंगे हमारे 62 निकाल दो तो 128 का आधा कर दो, सॉरी BCP बताना, BCP, ये इधर का कोण अभी हमें बताना है, ठीक है। लो भैया पूरा ही गड़बड़ हो गया। एक बार फिर से साफ साफ चित्र बनाते हैं और समझते हैं। देखो सबसे पहले तो एक सर्कल है जिसमें उसका व्यास जो AB उसको हमने P तक बढ़ाया, AB को हमने P तक बढ़ाया, और यहाँ कोई पॉइंट C है, इससे इसकी स्पर्श रेखा हमने PT खींची, ये T, ठीक है, स्पर्श रेखा हो गई। इसका केंद्र है कहीं, हमसे कहा गया कि BPT जो कोण है वो है 28, ये कोण 28 है, ठीक है। हमसे कहा गया है कि BCP, यहाँ से C को मिलाएंगे, BCP यानी ये वाला कोण बताना है, ये कितना होगा, ये वाला कोण, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो ध्यान देते हैं, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस लाइन को मिलाएंगे, तो जब मिलाएंगे तो हमें पता है कि ये कोण कितना बनता है, 90, ये 90 बनता है, ये 28 है। बड़े वाले त्रिभुज में अगर देखें, इस PTO त्रिभुज में अगर देखें तो ये 90 है, ये 28 है, तो बचा हुआ ये 62 आ गया, 62, ये 62 आ गया। अब देखो अगर हम छोटे वाले त्रिभुज को देखें, यानी इस TOB को देखें, TOB को, ये छोटा वाला त्रिभुज, इसको, तो यहाँ पे OC और OB तो त्रिज्याएं हैं, तो इनके सामने के कोण यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण। ये 62 है, बचा कितना, 128, ठीक है, 128 बचा, 128 का आधा कर दो, यानी कि 64। ये कोण 64 है और ये भी 64 है। अगर ये 64 है, सॉरी 64 नहीं, ये 118 होंगे, 118 का आधा करेंगे तो 59, ये हमारा 59 हो जाएगा और ये भी 59 हो जाएगा। अब देखो अगर एक त्रिभुज है, ठीक है, तो ये कोण अगर 59 है और ये उसका 28 है, हमें पता है कि बहिर्कोण अंतःसम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, तो 28 और प्लस 31 मिलके ही तो 59 बनाएंगे, यानी ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 31, और यही हमसे पूछा गया ये वाला कोण बताओ, तो ये कितना हो जाएगा, 31। खत्म, फिनिश, टाटा बाय। अगला है, गलती से किसी धनात्मक भिन्न के स्थान पर इसका व्युत्क्रम टाइप हो गया, यानी भिन्न अगर x थी तो इसका व्युत्क्रम 1/x लग गया। फिर क्या हुआ, इसके मान में
175/4% की कमी हो गई, ठीक है। तो कमी कैसे निकालते हैं, इसे एक्चुअल माइनस जो लिख दिया और बटे में एक्चुअल इंटू 100, और यही हमारा है 175/4%, ठीक है। तो बस सॉल्व कर लो भैया इसको। तो ये हमारा हो जाएगा x² - 1 बाई x² बराबर 175/400। 175/400, 400x² माइनस का 175, तो ये हमारा हो जाएगा 225x² और बराबर में हो जाएगा 400। तो यहाँ से x² की वैल्यू आ गई 400/225 यानी कि 20/15। x की वैल्यू आ जाएगी 20/15, तो x बराबर हो जाएगा 4/3। 4/3 x की वैल्यू हो गई। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो गया। और इसी के साथ 25 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, काफ़ी आसान थे। तो ये था 28 अगस्त 2021 का थर्ड शिफ्ट का क्वांट का पेपर। इजी क्वेश्चन थे, एक आधा क्वेश्चन ट्रिकी था, जैसे कि वो 2 और 5 के गुणनखंड वाला, ठीक है, जहाँ पे एवरेज पूछ लिया गया था। बाकी सारे क्वेश्चन इजी थे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी तैयारी जोर शोर से जारी रखें।